मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। आम आदमी हो या कोई वीआईपी, हर इंसान को जीवन भर कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर मेडिकल विभाग के लोग भी हाथ खड़े कर दिए हैं तो ये संकट कितना गहरा हो सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है कि आम क्या खास हर इंसान मौजूदा समय में कोरोना की दहशत में जीने को मजबूर है। लेकिन ऐसे में राजधानी लखनऊ के पीजीआई का छात्र अनशन पर बैठा तो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर ने समर्थन देने की बात कही थी। अभी हाल ही में एसजीपीजीआई का एक रेजिडेंट का मामला आया जिसमें उनको फेल किया गया है और उनके अनुसार ये मामला जो है जानबूझकर उन्हें डिपार्टमेंट की तरफ से हरास किया गया, उसके बाद फेल किया गया। आरडीए के जेएमयू की तरफ से मैं इस मामले को संज्ञान में लेता हूं और पूर्ण न्याय के लिए उनका हर तरह से समर्थन आरडीए के जेएमयू करता है। नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन के तौर पर जो एसजीपीजीआई लखनऊ में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुआ है उसका पूर्णतः विरोध करती है। कुंठित मानसिकता के शिकार लोग यदि मेडिकल कॉलेज में इस तरह से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से ये समाज के लिए भी और पूरे चिकित्सा जगत के लिए गलत संदेश जाएगा। मैं वहाँ के जो डायरेक्टर हैं और या अन्य सक्षम अधिकारी हैं, मैं उनसे मांग करता हूँ कि इस संबंध में एक बृहद और सही तरीके से जांच कराई जाए और एक इस तरह से इसको एग्जाम्पल सेट किया जाए कि भविष्य में आगे चलकर कुछ भी इस तरह की घटना न हो सके और न ही कोई आरोप लगाने का मौका मिले। तो नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन एसजीपीजीआई के साथ है और जो छात्र सत्याग्रह पर बैठे हैं हम उनका भी पूर्णतः समर्थन करते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर संकाय सदस्यों पर जानबूझकर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्या जूनियर डॉक्टर को पास या फेल करने के पीछे संकाय सदस्य मनमानी करते हैं? क्या अब डॉक्टरी पेशे में रेजिडेंट डॉक्टरों को फेल और पास कराना उनकी योग्यता से ज्यादा संकाय सदस्यों की मेहरबानी पर टिका हुआ है, या फिर रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना काल में अनशन का दामन थाम अब अनशनकारी हो चले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। हमारे साथ सीधे लखनऊ से डिप्टी ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर सरकार पूरी कोशिश कर रही है, इसको कैसे हम दूर करें, कैसे इस कोरोना वायरस का जो संकट मंडराया हुआ है भारत पर, पूरी दुनिया पर, कैसे इससे निजात मिल पाए। तो हमारे साथ जुड़े हुए लगातार डिप्टी ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव जी। मनीष जी, जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, पूरा देश परेशान है, लेकिन इस बीच हड़ताल होना, किस वजह से ये हड़ताल हो रही है? आखिर जो मेडिकल के छात्र हैं क्यों हड़ताल कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ऋचा कि जिस समय कोरोना संकट से पूरा देश जूझ रहा है, ऐसे में डॉक्टरों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है और ख़ासकर जो सबसे ज़्यादा अगर भरोसा है, सबसे ज़्यादा अगर काम करते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वो जूनियर डॉक्टर या सीनियर रेजिडेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप ट्रॉमा की बात कर लें या कोविड हॉस्पिटल जो भी बने, वहाँ पर फ्रंट लाइन पर अगर काम करता है तो कोई या तो पैरामेडिकल स्टाफ होता है या फिर एसआर या जेआर होते हैं। ऐसे में अगर सीनियर रेजिडेंट जो पीजीआई में हैं, उन्होंने अगर अनशन किया है, वो अनशन पर बैठे हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं एक नई प्रणाली को जन्म दे रहे हैं। और इस तरह की ऐसे समय में अगर वो हड़ताल के मोड में आते हैं या अनशन के मोड में आते हैं तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी स्वास्थ्य विभाग के सामने, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के सामने। ऐसे में डॉक्टरों को अनशन नहीं करना चाहिए। हालांकि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने कमेटी की बात कर दी है कि उन्होंने कहा है कमेटी का हमने गठन कर दिया और बहुत जल्द हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप एग्जाम में फेल हो गए तो आप अनशन पर क्यों बैठ रहे हैं? इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए भी यहाँ पर डॉक्टर भूपेंद्र भी हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो सचिव भी हैं नेशनल आरडीए के, और डॉक्टर आशुतोष शर्मा भी हैं, वो भी सलाहकार कहे जाते हैं। इनसे सीधे जानते हैं कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी पड़ गई कि अनशन पर बैठना पड़ा। डॉक्टर भूपेंद्र, आप इस पर जरा बताइए, स्पष्ट करिए चीजों को कि आखिर अगर क्या आप जूनियर डॉक्टर हड़ताल करेंगे या अनशन पर बैठेंगे अगर एग्जाम में उनको फेल किया जाता है? देखिए मनीष जी, ऐसा है कि इसके पहले ऐसा नहीं है कि पहले छात्र फेल नहीं होते थे या ये कोई पहली बार हुआ है, लेकिन इस बार ये अनशन क्यों हो रहा है? हम लोग चूंकि उसी माहौल में रहे हैं, हम लोग जानते हैं कि हर इंस्टीट्यूट में, हर यूनिवर्सिटी में कुछ न कुछ ऐसे विभाग होते हैं जो कि अपने इस करतूत के लिए बदनाम होते हैं। उनका एक काम होता है कि बच्चों को टारगेट करना, एक दो बच्चों को, यानी इस तरह से कहा जाता है कि इस डिपार्टमेंट में 4 बच्चों को फेल होना है।
ये नहीं, कौन ये सा आप तरीका है ये कि आप आप कैसे पहले से ही ये डिसाइड भाई करके आप डॉक्टर भूपेंद्र ये कि आप कैसे कह सकते हैं कि 4 बच्चों को फेल करना है? आप सीनियर डॉक्टर की मतलब कोई उसके अंदर योग्यता नहीं है। आप अपने मन से अगर आपका छात्र आपके साथी अगर कोई फेल किया जा रहा है उसके अंदर योग्यता नहीं है तो आप सीधे तौर से ये कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि इन 4 डॉक्टरों को हमें फेल करना है? बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। ये प्रश्न का जवाब मैं देना भी चाहता था। जो जूनियर डॉक्टर है वो बार बार कह रहा है कि एक बड़ी कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी में लोग रखे जाए, वो कमेटी निर्धारित करे और जिस बच्चे को पास किया गया है उसका भी जो कॉपी है वो निकाला जाए और जिसको फेल किया गया है दोनों कॉपी निकाली जाए, दोनों की तुलना। उन्होंने तो ये कहा नहीं कि मुझे पास किया जाए, इसके लिए उनका सत्याग्रह नहीं चल रहा है। उनका सत्याग्रह ये चल रहा है कि हमारे कॉपी का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और जो बच्चों के नाम पर संकाय सदस्यों की राजनीति होती है उसका शिकार न बनाया जाए। इसलिए जो पास है जो फेल है दोनों कॉपी निकाल करके एक कमेटी बना करके देख लिया जाए। आप मतलब ये आप एक नई एक प्रणाली आप देना चाह रहे हैं कि जो भी हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेज में जो भी छात्र हैं अगर वो फेल होते हैं तो उनकी कॉपी सार्वजनिक की जाए, उनकी कॉपी का आकलन किया जाए। मतलब फेल होने छात्र के लिए भी एक पूरी तरह से बाउंडेशन आप बनाने जा रहे हैं कि अब मेडिकल कॉलेज इस पर विवश हो और इस तरह की प्रणाली को लागू करें। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ विभाग हैं ऐसे और पूरे उत्तर प्रदेश में हर मेडिकल कॉलेज में ऐसे 1-2 विभाग फेमस हैं। उन विभागों में क्या ऐसा क्या है कि उसी विभाग में 50% हर साल फेल होते हैं और बाकी विभाग में कभी 10%, कभी 20%। भाई रेशियो आपका इधर उधर तो होना चाहिए। आपने पहले से फिक्स कर रखा है कि एक को पास करना है, एक को फेल करना है, ताकि हर व्यक्ति आपके गुड बुक में, चाहे नियम कानून तोड़ के, चाहे जैसे आप काम कराना चाहते हैं, गुड बुक में बने रहने के लिए आपके पीछे पीछे घूमे। यानी तो कि आप एक डॉक्टर बनाने के बजाय डॉक्टर एक पेट भूपेंद्र बनाने का। आप ये सीधे कैसे टारगेट कर सकते हैं भाई? आज मान लीजिए हमारा डायरेक्टर है या वीसी है, जो भी मेडिकल कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर थे, पहले अगर आप बात करिए 10, 15, 20 साल पहले किसी जूनियर की हिम्मत नहीं होती थी कि वो सीनियर की तरफ नजर उठा के बात कर ले। आज आप उसको सीधे तौर पे आप सीधे टारगेट कर रहे हैं कि भाई सीनियर हमारी बात सुने, हमारी कॉपी का आकलन करे। मतलब सीनियर की कोई हैसियत ही नहीं रहेगी आपके नजर में। सीनियर की हैसियत बिल्कुल है और बिल्कुल बनी रहेगी। इसीलिए हम लोगों का मुद्दा फेल और पास नहीं है। हम लोग का मुद्दा यह है कि जो परीक्षा है वो सही तरीके से होना चाहिए और यदि उसमें कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी, कोई सत्याग्रह बैठा है तो ऐसा तो है नहीं कि वो इंसेन है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा और अचानक बैठ गया। डॉक्टर आप क्या कहेंगे? आशुतोष, आप मुख्य सलाहकार भी हैं, केजीएमसी में हैं आप बताइए आपकी अपनी राय क्या है इस पे? एक्चुअली क्या होता है कि हम रेजिडेंट्स जो होते हैं कि फर्स्ट 2 इयर्स में तो लगभग काम करते ही रह जाते हैं और तीसरा साल आता है जहाँ थोड़ा बहुत उसको टाइम मिलता है पढ़ने के लिए और वो सब करने के लिए। इन बीच में भी यदि कहीं पे किसी वो राजनीति का शिकार हो जा रहा है या किसी भी ऐसे कारण से जिसके कारण वो अफेक्ट हो रहा है, ना कि उसका अपना मेन रीज़न है, वो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो मुझे लगता है। नहीं तो आप लोग ये बताइए, फिर मेरा तो यही सवाल है ना कि मतलब फेल करना ही बंद कर दें, सबको पास कर दें, जो सीनियर्स हैं वो सबको पास करते चले जाएं। आप लोगों का सवाल कोई होगा ही नहीं, फिर तो आप मनमर्जी से अपने काम करिए। कोई आकलन की आपके अंदर वही नहीं, किसी को कोई रैंक की अगर बात आएगी कल को आप ये भी कहेंगे कि हमारी रैंक कम दी, हमसे ज्वेलिसी है। भाई अभी इन्होंने जैसे ये कहा कि कुंठित मानसिकता, ये कुंठित मानसिकता कैसे होती है? नहीं, अब मैं आपको बता दूं, अभी हमारे पास यदि आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर कोई रोक नहीं है तो क्वालिटी की बात आप कर रहे हैं। क्वालिटी के लिए हमारे पास नीति आयोग खुद है जिन्होंने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई है। यदि आपके पास ऐसे हैं तो आप उस मानक पे हमको उतार करके चेक करिए कि भाई ये क्लिनिकल कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, इसको थ्योरी के नॉलेज है कि नहीं है, इसको प्रैक्टिकल इसको आता है कि नहीं आता है। ये आप उस बेस पे आप हमको ट्रीट करिए, ना कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में, प्रैक्टिकल में किसी कारण से आपने मुझे कोई जानबूझ करके कुछ ऐसा केस थमा दिया, वो कर दिया जो विच इज़ नॉट रेयर केस, समथिंग ऐसा कुछ आ गया। अच्छा, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि इस केस में पर्टिकुलर क्या हुआ है जिसको लेकर के इतना अनशन कर रहा है वो छात्र, मान लीजिए बैठे हुए हैं, तो ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से उसको अनशन करना पड़ा, ये क्लियर करिए। वहाँ पे उनको क्लियर लग रहा है कि बायसनेस हुई है, तो हम लोग यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं करते। यदि ठीक है, यदि हमारे मन में कोई भी नहीं, आशुतोष जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। उस विभाग में ये चलन बना हुआ है कि अब ये समझिए, न्यूक्लियर मेडिसिन एक टॉप मोस्ट ब्रांच होती है और हमें लगता है कि पूरे उत्तर भारत में ऐसे 1 ही 2 जगह जहां पर ये डिपार्टमेंट है और वहां पर ये चलन है कि एक बच्चे को पास करना है और एक बच्चे को फेल करना है। इस चलन से दिक्कत है हमें। आप हो सकता है किसी में 2 बच्चे हैं, दोनों फेल हो जाएं, और ये भी हो सकता है किसी बार 2 बच्चे हैं और दोनों पास हो जाएं।
लेकिन ये कैसे होता है कि 10 साल से डॉक्टर एक फेल भूपेंद्र- होता है और एक पास होता है। डॉक्टर इस भूपेंद्र, चलन का हम आप विरोध कर रहे मैं हैं। आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ऐसा चलन की आप कैसे बात कर सकते हैं? हर क्लास में 2-3 बच्चे अगर कैपेबल नहीं है तो वो फेल होते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर उसके बाद या उसके बाद उनको इंप्रूवमेंट करते हैं, वो पास हो जाते हैं। जी। आप लोग तो एक नई प्रणाली डालने जा रहे हैं कि भाई कोई फेल ही ना किया जाए, किसी को आप फेल ही नहीं कर सकते हैं। आप ये कैसे बात करें, इसको आप स्पष्ट करिए। नहीं, ऐसा है कि उसी पीजीआई में एग्जाम हुआ है, सभी डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ है, सब में कुछ लोग फेल हुए हैं, कुछ लोग पास हुए हैं। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर ये एक एजेंडा होता है, और ये भी होता है, आप शायद उसके बारे में खुलकर बताता हूं कि जैसे 2 सीनियर प्रोफेसर मान लीजिए डिपार्टमेंट में हैं और थीसिस गाइड मान लीजिए 2 लोग बन गए थीसिस के लिए, तो जिसके अंडर में जिसका थीसिस है वो निश्चित रूप से एक निकटता आ जाती है, एक गुरु शिष्य का रिश्ता बन जाता है। ठीक है। और वो जो डिपार्टमेंट का पॉलिटिक्स होता है, पता चले कि जो व्यक्ति उस समय एग्जामिनेशन लीड कर रहा था, यदि उसका छात्र है तो पास होगा, उसका नहीं है तो फेल होगा, क्योंकि कुछ बातें जो अंदर हम लोग हैं वो हम लोग जान रहे हैं। कुछ इसलिए हम बातें जो समझते आप अंदर जान रहे हैं, वो कुछ बातें जो बताने लायक हैं वो हमारे दर्शकों को भी बताइए। प्रशासन भी देख रहा है, शासन भी देख रहा है हमारी खबरों को, आप उसकी उन बातों को भी आप चैनल पे बोलिए। ये नहीं होता है कि आप ऐसे संकट काल में, जब कोरोना का जैसे संकट चल रहा है, ऐसे में अगर अनशन आप करेंगे तो क्या आप उसको आप जायज मानते हैं इस समय? देखिए, जो अनशन हुआ है उसमें आप जानते हैं कि जो ऑल इंडिया हमारी एसोसिएशन है फोल्डा, उसने भी समर्थन जताया, हमारा नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी समर्थन जताया है, और लखनऊ के सभी जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है उनके रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने समर्थन जताया है। लेकिन किसी ने नहीं कहा है कि हम हड़ताल पर जाएंगे। कल वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक कहिए कि दिखाने मात्र के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा कैंडल मार्च भी किया, लेकिन कहीं पर काम नहीं रोका गया है, ना हम काम रोकने वाले हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ पर कोई भी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन या हमारा नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन कोरोना के इस विकराल संकट के दौर में, जब हमें कोरोना वॉरियर कहा जा रहा है, जब हमें सिद्ध करने का मौका आया है कि हम भी देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं, उस समय किसी भी कीमत पर हम किसी भी तरह के अनशन पर नहीं जाने वाले तो हैं। उनको समर्थन आपने किस तरह से दिया है? हम समर्थन इसलिए उनको दिया है क्योंकि हम उस डिपार्टमेंट का जो चलन है उसको हम जान रहे हैं, और ये लगातार कई साल से सिर्फ एकमात्र यही एक डिपार्टमेंट है कि और भी डिपार्टमेंट लखनऊ या पूरे उत्तर प्रदेश में और मेडिकल कॉलेजों में? बताइए। और मेडिकल कॉलेजों में, मैं तो प्रयागराज में भी रहा हूं, वहां पर भी 2-3 डिपार्टमेंट ऐसे फेमस थे कि भाई इस डिपार्टमेंट में 7 में से नाम 3 बताइए, नाम बताइए, हाइपोथेटिकल की बात अब मैं नाम यहाँ पर खुल करके नहीं बता सकता, अच्छा। क्योंकि वहां पर जो HODs होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो हाँ। चलन भी चेंज होता रहता है। लेकिन ऐसे लोगों, देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ जैसे हम लोग भी इतने लंबे समय से इस 2007 से तो मैं हूँ, एक जो टीचर्स हैं उनमें पहले एक भाव था कि हमारे ये बच्चे की तरह इनको किस तरह से हमें विकसित करना है, आगे हाथ पकड़ करके चलाना सिखाते हैं। एक बहुत ही मतलब अजीब टॉपिक में ले आऊंगा, केशवानंद भारती का जो मामला था उसमें एक पालकी वाला था, उन्होंने कहा इस देश में हर आदमी इस तरह से भरा हुआ है, वो केवल सांप देते घूम रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि आ जाओ हम तुम्हें वरदान दे दें। यही स्थिति हमारे सिस्टम में जो मेडिकल कॉलेज का इंस्टीट्यूट का वहां भी आ गई। हर आदमी अपने गुस्से का शिकार बनाने के लिए ढूंढ रहा है, कोई मिल जाए। नहीं तो आप ये बताइए, आदमी ऐसा नहीं, बच्चों को अब जो थीसिस होती है, थीसिस तो 3 साल में होनी होती है ना, और जब सेकेंड ईयर, डॉक्टर आशुतोष बैठे जानते हैं, जब सेकेंड ईयर आपका पूरा होगा उसके बाद कहा जाएगा कि 2 महीने में थीसिस जमा करिए। जो थीसिस 3 साल की होनी थी वो आप क्यों नहीं किए? क्यों? डॉक्टर आशुतोष, आप क्या कहेंगे इस पे? एक्चुअली ये है कि हमारे पास चूंकि टाइम लिमिट नहीं है, जो कि हम रेजिडेंट कभी भी इसकी चीज़ के लिए ये नहीं करते कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हम 8 घंटे के बजाय 24 घंटे 72 घंटे तक लगातार कंटिन्यूअस वर्क करते रहते हैं। वो ये होता है कि बेस्ट ऑफ, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में मोस्टली ये होता है हम किसी के लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करते हैं आप, तो पूरे इंडिया में चंद इंस्टीट्यूट हैं जो न्यूक्लियर मेडिसिन की डिग्री दे रहे हैं। अमृता इंस्टीट्यूट कोच्चि में है, एम्स है, जिसके, और उससे आप कितने, यदि आप 6 महीने के लिए उस बंदे को रोक रहे हैं तो आप कितने मरीजों को मतलब जो होता है लाभ पहुंचाने से उसको रोक रहे हैं। नहीं तो आप ये बताइए कि जैसे अभी कितने पीजीआई में कितने डॉक्टर फेल किए गए इस बार में? आखिर राजनीति क्यों हो रही है यहाँ, ये बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। मैं आप तीनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। तो जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर सरकार परेशान है, जनता पूरी परेशान है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि मेडिकल में भी यहाँ पर राजनीति शुरू हो चुकी है। तो वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात,
सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो लगातार हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और डिप्टी ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह और डॉक्टर आशुतोष शर्मा। तो जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर सरकार काफी यहाँ पर संकट में है, पूरी जनता संकट में है और सब यही सोच रहे हैं इस संकट से कैसे बाहर निकला जाए। तो लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इससे ना तो पूरा देश अभी तक अछूता रहा है, भारत भी इसमें संकट में आ चुका है। और मनीष जी, मेरा सवाल एक आपसे ये भी रहेगा, तो मैंने अभी सुना, मैंने अब भूपेंद्र जी को सुना, मैंने आशुतोष जी को भी सुना, एक बात यहाँ ये निकल के आई कि आखिर एक को पास कर देना, एक को फेल कर देना, आखिरी चलन है क्या? मतलब मेडिकल स्टाफ में क्यों राजनीति हो रही है? बिल्कुल रिचा, आपने ये बात बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, और यही बात हम दोनों डॉक्टर से भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये चलन है क्यों। इनका मुख्य, देखिए कैमरे के सामने नहीं है स्पष्ट बोले, लेकिन कहीं ना कहीं जो छात्रों की थीसिस का मामला होता है, जैसे आप पीएचडी करने जाइए तो पीएचडी में जो थीसिस आप जब कोई भी स्टूडेंट करता है तो उससे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो उससे लाभ लिया जाता है। कहीं डॉक्टर कहते हैं भाई गाड़ी से आप यहाँ छोड़ दीजिए, हमारे घर की सब्जी ला दीजिए, हमारे घर का ये काम कर दीजिए, इस तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन खुल करके लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको वो उसी कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं, उनको आगे का अपना भविष्य भी संवारना होता है। शायद कुछ इस तरह की बात होती है क्या? आप डॉक्टर भूपेंद्र, अगर आप कुछ इस बारे में बता सकते हैं तो बताइए। देखिए, एक हम कह सकते हैं कि 30 से 40% फैकल्टीज में ये एक चलन धीरे धीरे आ रहा है। ये चलन पहले विश्वविद्यालयों में पीएचडी स्टूडेंट के साथ हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे चिकित्सा संस्थान में भी इस तरह की, यानी कि चाटुकारिता के आधार पर निकटता प्राप्त करना, उस निकटता के आधार पर रिजल्ट में हेर फेर होना। और थीसिस के लिए मैंने पहले भी कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स का वर्किंग आवर तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हर जगह तय हो चुका है। 8 घंटा से, वो भी हफ्ते में 6 दिन, 48 घंटा ले सकते हैं। लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कई बार जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं एक ही शिफ्ट में 48 घंटा काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। उस दबाव के बाद जब थीसिस करने की बारी आती है और थीसिस का एक डेट दे दिया जाता है अचानक, उसके बाद सारी राजनीति जो होती है मेडिकल कॉलेज के अंदर या फैकल्टी के बीच में शुरू होती है। उसके आधार पर कौन किस टीचर के पास निकट है, कौन किससे दूरी हो गया, यानी संकाय सदस्यों के बीच एक जो तो आपने जैसे ये सवाल उठाया, मोहरे बन जाते हैं। भूपेंद्र, आपने सवाल उठाया, तो ऐसे में तो कई छात्राएं भी होती हैं, तो क्या हम ये माने कि उनका भी शोषण होता है? डॉक्टर आशुतोष, आप क्या कहेंगे? आप मेडिकल कॉलेज में हैं, बड़ी फैकल्टी वहां पर है, कई सीटें हैं एमबीबीएस की, वहां से जूनियर जेआर और एसआर वहां पर हैं। क्या अगर इस तरह की बात है तो वहां पर फिर तो छात्राओं का भी शोषण जमकर होता होगा? आप क्या कहेंगे इस पे? जम करके तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कुछ केसेस सामने आए हैं। कई केसेस में सुसाइडल अटेम्प्ट तक हुए हैं, सुसाइड्स हुए हैं, रिपोर्टेड केसेस हैं। आप यदि कई भी पूरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, चाहे वो पैसे के नाम पे, चाहे वो किसी मतलब पास करने के नाम पे, कुछ ना कुछ रीजन रहता है कि जो इस तरह अफेक्ट करता है, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है पूरे हमारे जो एजुकेशनल कैरियर में। तो आप लोग चूंकि एसोसिएशन से जुड़े हैं, इस तरह की बात आपने अपने वीसी या अपने डायरेक्टर से के सामने नहीं रखी? नहीं यार, एज ए एसोसिएशन हम बहुत बार रखते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत सारी चीज़ों के नहीं होते हैं, जिसको हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं इवन जो कि शासन को भी पता होती है, बट बहुत सारी चीज़ों में उसके पास भी चूंकि प्रमाण नहीं है, इसलिए वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल रिचा, देखिए आपने जो अभी सवाल किया था उसका साफ निकल करके ये बात आ रही है सामने कि कहीं ना कहीं जो सीनियर्स हैं, जो जब थीसिस की बात आती है तो वहां पर शोषण शुरू हो जाता है। अगर वो जूनियर डॉक्टर है या इसी तरह का कुछ प्रकरण अगर हम ये कह लें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह में भी इसी तरह की बात आई है सामने, क्योंकि जो थ्योरी में उनको फेल किया गया है, इसका मतलब अब वो प्रैक्टिकल में भी नहीं बैठ सकते हैं।
डॉक्टर भूपेंद्र, क्या ऐसी बात है अगर थ्योरी में उनको नहीं पास किया गया तो अब प्रैक्टिकल की भी उनकी जो अपॉर्चुनिटी है वो भी खत्म हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मेडिकल में तो एग्जाम का पूरा एक दरिया होता है, मैं उसको स्पष्ट कह रहा हूँ। फिर आगे इंटरनल एग्जाम होता है, फिर एक्सटर्नल एग्जाम होता है, थ्योरी में आपको अलग से पास होना होता है, फिर आपका उसके बाद थीसिस पूरा होना चाहिए, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकल में अपीयर होंगे। जब दोनों एग्जाम में अपीयर होंगे तभी आप पास हो सकते हैं। तो ये तमाम टेक्निकलिटीज होती है जिसके जाल में कई बार आप कल्पना करेंगे कि 0 नंबर ग्रेस मिलता है। ये 0 नंबर ग्रेस इसलिए मिलता है कि पता चले कि आप टोटल मार्क मिला करके पास हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप पढ़ गए जिसके खुन्नस थी, उसने वहां से फेल कर दिया। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन बताइए भूपेंद्र और डॉक्टर आशुतोष, आप लोग इसका सोल्यूशन बताइए कि कैसे ये सही हो सकता है। इसका सोल्यूशन के तौर पर देखिए कुछ प्रयोग किए गए थे एमसीआई की तरफ से। जैसे कहा गया था कि 25% तक हम एमसीक्यू रख सकते हैं। जब एमसीक्यू हम रखेंगे तो कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशन होता है, लेकिन 25% के ऊपर अभी एमसीआई ने करने की अनुमति नहीं दी है। जो हम लोग का मत है, थ्योरी का भी अपना रोल रहेगा, क्योंकि मेडिकल साइंस एक बिल्कुल अलग दुनिया है। तो केवल हम ये नहीं कहेंगे कि एमसीक्यू किया जाए, लेकिन 50% जो होता है वो एमसीक्यू कर दिया जाए और 50% जो होता है वो थ्योरी रहने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, यदि कोई बच्चा एमसीक्यू में 50 में 45 लाया और थ्योरी में 50 में 5 लाया, तो ये अंतर पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? एक बात समझ में आएगी ना कि अंतर है कि नहीं। और सपोज करिए अगर किसी का प्रैक्टिकल अच्छा हो गया, थ्योरी उसकी खराब हो गई, तब आप फिर आंदोलन करेंगे, फिर कहेंगे कि साहब। हम तो ये कह रहे हैं कि जो होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के लिए, जैसे हमने थ्योरी की बात की, उसी तरह प्रैक्टिकल के लिए भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक्सटर्नल आते हैं वो ज्यादा नहीं जानते हैं बच्चों के बारे में। जो यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही होती है उसके नाते होता क्या है कि जैसे कुछ केस होते हैं जिसका हमारा सामना रोज हो रहा है। जैसे कौन से केस? जैसे मान लीजिए यदि मेडिसिन डिपार्टमेंट की बात करें तो क्रोनिक लिवर डिजीज ऐसा होता है कि यदि वो आपको मिल गया तो आप उस पर बहुत अच्छा वाइवा दे सकते हैं, लेकिन अब पता चले कि जैसे एक्यूट रीनल फेलियर वगैरह कम आता है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस ज्यादा आता है। तो होता क्या है, खेल क्या होता है कि जो अपना बच्चा है, यानी जिसको फैकल्टी अपना मानता है, उसको वो केस दिया जाता है जिसमें कि आसान होता है, जिससे रोज सामना होता है, और जिससे दिक्कत है उसको ऐसा केस दिया जाएगा कि जो रेयर होता है, जो बहुत कम। डॉक्टर आशुतोष, आप क्या कहेंगे इस पे? सिंपल चीजों में भी हमें फेल कर दिया जाता है। जैसे सबसे सिंपल चीज आप सोचते होगे ना कि कोई डॉक्टर एमबीबीएस है, फीवर ये नहीं ट्रीट कर सकता है, तो हमें फीवर पे भी फेल किया जा सकता है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये जो डॉक्टर मनमोहन का प्रकरण है वो इंटरनल पॉलिटिक्स का एक आप लोग जैसा आरोप लगा रहे हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स है। और इस पे हमें उम्मीद है कि जिस तरह से जो डायरेक्टर पीजीआई हैं धीमान साहब, उन्होंने कमेटी भी बैठाई, और उम्मीद हम करते हैं कि जिस तरह से जो सपोर्ट मिला है डॉक्टर मनमोहन को, इसको लेकर के उनका अनशन भी बहुत जल्द तोड़वा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर धीमान लगातार ये अपील कर रहे हैं कि अनशन से हटे, डॉक्टर मनमोहन की जो भी मांगे हैं उनको माना जाएगा, उनके साथ कोई भी गलत बात नहीं होगी। कि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, पूरा जो देश है इस संकट से जूझ रहा है, अगर वहीं पर इस देश के जो भगवान हैं, जिनको डॉक्टर हैं जो हमारे, अगर वो अनशन पर बैठ जाएं तो हमारा देश कहाँ पहुंचेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत हमको इन डॉक्टरों की है जो इस कोरोना वायरस से, जो कोरोना वॉरियर से, जो इस संकट से हमको निजात दिला सकते हैं, वो सिर्फ एक डॉक्टर ही है। लेकिन अगर उनके साथ इस तरीके से ये चीजें की जाए तो बहुत सोचने वाली बात यहाँ पर खड़ी हो जाती है। फिलहाल का बहुत बहुत शुक्रिया मनीष श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर भूपेंद्र जी आपका शुक्रिया, और डॉक्टर आशुतोष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, देश पूरा परेशान है, लेकिन इस बीच में छात्रों का अनशन करना एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर ये डॉक्टर्स हैं, अगर ये अनशन पर बैठ जाएंगे तो जाहिर है कि हमें इस कोरोना वायरस से कौन निजात दिलाएगा। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आगे देखिए बेदर्दी सितम, मजदूरी जख्म।